0.59 लाख मेट्रिक टन हरियाणा के अंदर प्रोक्योर करी गई है और आज आखिरी दिन है जहां पूरे प्रदेश के 22 जिलों में हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जितना भी हमारा पैडी हमारी मंडियों में आया हुआ है उसको प्रोक्योर करने के आदेश दिए गए हैं। और आज रात के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है बिना एक्सटेंशन के और प्रोक्योरमेंट नहीं हो। और पहली बार ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि 58.59 लाख मेट्रिक टन के बदले में 57.85 लाख मेट्रिक टन लिफ्ट हो चुकी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 98.7% लिफ्टिंग हम हरियाणा प्रदेश की मंडियों से हमारा ग्रेन उठाकर मिल्स तक पहुंचा चुके हैं। उसके साथ जहां पेमेंट की बात है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 98% फार्मर्स को उनकी पेमेंट डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे में हरियाणा सरकार ने कर दी, जिसकी कुल राशि 11,819 करोड़ है। और 236 करोड़ रुपया जो कल और परसों में हमारे पास पैडी आया है उसका पेंडिंग है, जो कि आज संडे तक पुश हो जाएगा। और जो बैलेंस आज प्रोक्योर होगी अगले 48 घंटे के अंदर, उसको भी हम फार्मर के खाते में पुश करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में 1456 मिल्स इस बार रजिस्टर हुई है जो कि मिलिंग करेंगी। हमने सेग्रीगेट किया है, किसी को एडिशनल और एक्स्ट्रा इसके अंदर पैडी ना मिले, सबको बराबर मिले। सब एमएसएमई के सर्टिफिकेशन के साथ है। सबको आदेश दिए गए हैं कि उनके एम्प्लॉयज जो हमारा HUM पोर्टल है उस पर रजिस्टर हो, और एक एक मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई गई है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा। और उसके साथ साथ उसकी पिक्चर भी हमने उनके साथ करवाई है कि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि कोई भी गोस्ट मिलिंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो। साथ में एक चीज और है कि हरियाणा प्रदेश में जहां कॉम्पनसेशन जीएसटी की पूरे देश में बंद हो चुकी, हमारे ऑफिसर्स ने पिछले सालों में बड़ा अच्छा काम किया है। हमने मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में लास्ट ईयर शिफ्ट किया था और उसका रिजल्ट आने लगा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आज की तिथि तक पिछले साल अगर हम कॉम्पनसेशन शेयर हटा दें जीएसटी के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, तो हरियाणा प्रदेश में 14,302 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्ट हुआ था। और इस साल 18,290 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ है, जो कि लगभग कॉम्पनसेशन के बाद 22.71% की हमारी ग्रोथ दिखाती है। और उस ग्रोथ के साथ साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि देश के अंदर अगर हम स्टेट्स कंपेयर करें कंजम्पशन और प्रोडक्शन बेस्ड स्टेट, उसमें हरियाणा नंबर 1 पर है। और हमारे से 3 ही प्रदेश आगे हैं, जिसके अंदर सिक्किम जो कि छोटा प्रांत है, गोवा छोटा प्रांत है, और तीसरा दिल्ली जो कि सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड है, प्रोडक्शन बड़ी लिमिटेड है। तो ओवरऑल हम देखें तो देश भर में टैक्स कलेक्शन में जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड था उसके अंदर हरियाणा ने बड़ा अच्छा 22.71% की ग्रोथ दिखाने का काम किया है। और उसका हमें सम्मान भी अलग अलग जगह मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला, और TOIL के पिछले दिनों जो अवार्ड्स हुए उसके अंदर हरियाणा को सिल्वर कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में शिफ्ट किया एज अ रिफॉर्मिस्ट स्टेट, जिसने रिफॉर्म्स अपनाने का काम किया। और जीएसटी के अंदर हमने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं जो कि हेडक्वार्टर लेवल पर भी है और फील्ड लेवल पर भी है, जो टैक्स लीकेजेस को भी रोक रहे हैं और कंज्यूमर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर टैक्स पैरिटी है उसके अंदर भी रिफंड्स को और बेहतर तरीके से, फास्टर तरीके से हमारे प्रदेश में किया जा रहा है। जहां इस साल 18,290 करोड़ रुपया आज तक, अगर मैं 1 अप्रैल से लेके आज तक का मानूं तो आज तक आए। लास्ट ईयर आज की तिथि में 14,302 करोड़ रुपए। एक्साइज की अगर हम बात करें
तो लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा एक्साइज ईयर 31 मार्च को खत्म नहीं होता, 6 जून को खत्म होता है, तो 7 जून से जब हम शुरू करते हैं, तो लास्ट ईयर भी इसी डेट को शुरू हुआ था, इस ईयर भी इसी की तिथि तक आया था। और मुझे खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि 23% की ग्रोथ के साथ इस साल 5,125 करोड़ रुपया हमने एक्साइज के अंदर, ऑक्शन के अंदर भी और ड्यूटीज के अंदर भी रिसीव करने का काम किया है। जो हमारी कमिटमेंट थी, हमारी तमाम डिस्टिलरीज, तमाम बॉटलिंग प्लांट आज के दिन सीसीटीवी मॉनिटर्ड है 24/7 विद बैकअप्स, और केवल मात्र डिस्टिलरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, आज उसका कंट्रोल रूम हेड ऑफिस में भी है कि हम पूरे टाइम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। उसके साथ साथ फ्लो मीटर्स हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और 28 फरवरी 2023 तक हरियाणा की तमाम डिस्टिलरी जो ऑप्टिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं ISO के, उसको फॉलो करते हुए तमाम डिस्टिलरी हमारी जितनी भी हैं वो फ्लो मीटर्स इंस्टॉल कर लेंगी, और इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमारे पास कितना रियल टाइम प्रोडक्शन है उसका डाटा भी हेड ऑफिस के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। लास्ट जो हमारी एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें एक हमने ऐतिहासिक कदम उठाया था जो कि देश में किसी ने नहीं अपनाया, वो है कि हमारे जितने वेंड्स हैं उनके अंदर POS सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाया जाए। और मैं खुशी के साथ आपको बताता हूं कि 55% हमारे लिकर वेंड्स ने POS को इंस्टॉल कर लिया है, और मैंने पिछले हफ्ते रिव्यू कर ये आदेश भी दे दिए कि जो भी लिकर वेंड 31 दिसंबर तक POS सिस्टम नहीं लगाएगा उसको फिर हम पीनलाइज भी करने का काम करेंगे। 100% पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम अब लिकर वेंड में 31 दिसंबर तक हम इंस्टॉल करने का काम करेंगे। मैं एक चीज आपको जरूर बता सकता हूँ कि हमारा जो 19-20 का एक्साइज ईयर था, हमने 6361 करोड़ रुपया उसके अंदर कलेक्ट किया था। 20-21 का जो कोविड का दौर था उसमें 6790 6790 करोड़ रुपया हमने कलेक्ट किया था। 21-20 का जो हमारा एक्साइज ईयर था उसके अंदर 7936 करोड़ रुपीस हमने कलेक्ट किया था। और इस साल जबकि हम सिर्फ मिड में है, अभी हमारा जो एक्साइज क्वार्टर है वो भी दिसंबर के अंदर 6 महीने पूरे करेगा, उसके बावजूद भी हम 5736 पर पहुंच चुके हैं। और जो हमारा एस्टिमेशन था 8900 करोड़ 9000 करोड़ का, मुझे ये अनुमान है कि हम 9500 करोड़ को इस बार पार कर एक नया बेंचमार्क हरियाणा प्रदेश में टच करने का काम करेंगे। उसके साथ बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के 18 जिलों में पंचायती राज में जो हमने पीछे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जिसमें 50% शिक्षित महिलाएं हिस्सेदार बने पंचायतों में, और उसके साथ बैकवर्ड क्लासेस को भी उसकी जगह मिले, बड़ा सक्सेसफुली और पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। 4 जिलों का आगामी 23 और 26 तारीख को है, तो मुझे पूरा अनुमान है कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन पंचायती राज सिस्टम में भी आएगा। साथ में CET का एग्जाम पिछले वीक कंडक्ट हुआ था, थोड़ी दिक्कतें जरूर आई, मगर उसके बावजूद भी पहली बार है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में जो हमने प्रयास करे, स्ट्रिक्टनेस करे, इस तरीके से कहीं भी प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली, जहाँ चाहे पेपर लीकेज की बात हो, चाहे किसी और के बैठने की बात हो। और मुझे लगता है जो CCTV मॉनिटरिंग है, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम की मॉनिटरिंग है, उस सब को देखते हुए इस बार हमारे युवाओं को एक बड़ा फेयर मौका मिला है एग्जामिनेशन का। साथ में जो 2 हमारी एयर स्ट्रिप्स थी भिवानी की, जिसमें फ्लाइंग पीछे हमने शुरू कर दी थी, उसके बाद नारनौल को भी हमने एविएशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे डेवलप करने की प्लानिंग करी थी। पिछले सप्ताह नारनौल में भी हमारे जो एविएशन रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं FTO के अंदर, उनने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अंदर नारनौल प्रथम ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां पर आज के दिन स्काई डाइविंग हम करवा रहे हैं। पिछले साल 1200 स्काई डाइव
वहाँ पर हुई थी, और इस बार हमारा टारगेटेड है, क्योंकि वहाँ जो ऑपरेटर है उसको हमने टारगेट दिया कि 1 प्लेन की बजाय अब वो 2 प्लेन लाए। तो वहाँ पर इस बार हमारा टारगेट है 2500 से भी ऊपर हम स्काई डाइव उस एयर स्ट्रिप्स पे कर पाए, क्योंकि वो देश के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक मौका उभरने का मिल रहा है। और दूसरी ओर पर आज रेवेन्यू के लिए भी स्टेट को, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन होती है, एक मौका मिल रहा है। साथ में एक निमंत्रण मैं भी आप सबको दूं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के 5 साल हम भिवानी के अंदर बना रहे, तो मेरी ओर से आप सब भी आमंत्रित है कि 9 दिसंबर को आप सभी साथी, और एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि फिर कहीं दीप कमल की या किसी की तरफ से कमी ना रह जाए, तो मेरी तरफ से ये आमंत्रित आपके लिए है कि आप सभी साथी 9 तारीख को भिवानी में। Now the floor is yours. आज बस ये डिपार्टमेंट रखते हैं, सारे फूड सप्लाई। मैं तो रेवेन्यू का भी कुछ आएगा, दोबारा आपसे मिलने का मौका मिल वो जाएगा। मिलते हैं, 6 महीने मिलते ही नहीं, फील्ड में रहते हैं सारी चीज़ों में। आज मैंने स्पेसिफिकली प्रोक्योरमेंट पे आपको बुलाया था, और बहुत पीसफुल, टचवुड और सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश ने देखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था उससे एडिशनल हमने आज प्रोक्योर किया है, और पूरे प्रदेश में हमें कमियां मिली, और कमियां ये थी कि कई जगह गोस्ट बिलिंग के पहले हमें वाक्य सामने आए, तो हमने पीवीबी करवाने का फैसला लिया है, जो कि मिड दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में शुरू होगी। मगर उसके साथ साथ जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है उससे मिल्स की ऑथेंटिसिटी और मिल्स का जो आउटपुट है, क्षमता जो उसकी है, कोई क्षमता से फालतू ना स्टॉक ले रहा हो, वो टारगेट हम प्रॉपर्ली मॉनिटर करें। ये फूड सप्लाई नहीं की है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, एमएसएमई विभाग से हमने पैरेलली करा, क्योंकि हर एक मिल का स्टॉक चेक किया। नहीं, मिल्स की फिजिकल स्थिति क्या है, कितना उसका मिलिंग का आउटपुट है, वो सारा, क्योंकि एमएसएमई का पार्ट है, टेक्निकल साइड जो है वो वेरिफिकेशन एमएसएमई विभाग से हम करते हैं। लेकिन जो स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन वो फूड सप्लाईज ने ऑलरेडी पॉलिसी का पार्ट बना के डायरेक्शन दिए गए हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर भी करेगी ओवर द पीरियड। ये कोई एक बार पीवी का काम नहीं है, ये मंथली पीवी हुआ करेगी, क्योंकि जो हमें स्टॉक डिलीवरी का टारगेट है वो मई तक का है, और पिछले साल हमने अप्रैल में हमारा स्टॉक डिलीवर करके दे दिया था, क्योंकि कोविड और किसान आंदोलन के करके पंजाब से स्टॉक नहीं उठ पाया था। हम ये टारगेट इस साल भी ले रहे हैं कि मई में ना जाते हुए अप्रैल के अंदर ही हमारा स्टॉक पूरा डिलीवर करें। सर, साइलोज बनाए जाने थे सर स्टॉक को रखने के लिए, कई जगह जो है फसल स्टेट की खराब भी होने की जो है खबरें निकल करके सामने आई थी, जिस तरीके से गेहूं खराब हुआ। स्टेट की तरफ से साइलोज का कोई प्रपोजल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइलोज का प्रपोजल है, वो टेंडर एफसीआई ने कर रखा है, और मुझे उम्मीद है जल्द उस पर निर्णय हो तो साइलोज भी कंस्ट्रक्ट हो। जहां आपने बात कही कि फसल जो गोदाउनों में, ओपन गोदाउन में पड़ी थी वो खराब हुई, ये डाटा एक बार का नहीं है, ये डाटा 2018, 19, 19-20 का है, जहां 44,700 या 800 कुछ मेट्रिक टन गेहूं खराब हुई है। उस समय एक्सेसिव रेनफॉल और लस्टर लॉस की प्रोक्योरमेंट के बाद ये स्टॉक रखा गया, मगर ओवर द पीरियड, क्योंकि हरियाणा के अंदर लास्ट ईयर एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक हुई वीट की, क्योंकि पंजाब में ट्रेन्स की पाबंदियां थी किसान आंदोलन के दौरान, तो हमारा स्टॉक उठाया है। उस समय जो स्टॉक रिजेक्ट हुआ, क्योंकि एफसीआई की जो पॉलिसी है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, जो माल पहले रखा जाएगा वो माल पहले उठाया जाएगा। उसके अंदर जो कवर्ड गोदाउन थे उसका माल उठाया गया, ओपन गोदाउन का माल बाद में आया, मगर उसके लिए मैंने आदेश भी दे दिए है कि जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो चंडीगढ़ से नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी उस पूरे दौरान क्यों ये माल नहीं उठा, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, और उनसे रिकवरी समय अनुसार कैसे करी जाए। आज तो सिर्फ कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल की बात है, एक ऐसा मामला पहले फतेहाबाद का भी आया था, वहां जो उस समय के दौरान
चाहे DFSC हो, इंस्पेक्टर्स हो और अधिकारी थे, उनसे हमने जो लॉस हुआ था उसकी रिकवरी करी। आज भी लगभग 83-84 करोड़ का ये क्रॉप जो है डैमेज हुआ है। इसके लिए कमेटी भी इंक्वायरी के लिए बैठा दी गई है, इसको ऑक्शन भी कर दिया गया है। ऑक्शन करके लगभग 44-45 करोड़ रुपए हमें अनुमान है कि विभाग को आएंगे, और उसके अंदर जो मुझे पता चला है लगभग 39 करोड़ हमारे पास आ चुके हैं। बचे हुए अगर स्टॉक पड़ा है उसको भी हम ऑक्शन करेंगे कि ये नॉन ईटेबल है, मगर इसकी यूटिलाइजेशन और जगह कैटल फीड में और जगह हो सकती है। मगर जो बैलेंस रहेगा और जितना क्रॉप लॉस होगा किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ये पिछले 2 साल से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, और इसके अंदर एक नहीं अनेक अधिकारी पहले भी फतेहाबाद के अंदर चार्जशीट हो रखे हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है, और इस पूरे वाक्य में भी जो जो इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ हम FIR भी कराएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा देने का काम। इंक्वायरी कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं हर जिले के, जो ACS और PS रैंक के हैं। तीनों जिलों में करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र में उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो एक अधिकारी अपने साथ फूड सप्लाई का ले ले, एक फाइनेंस का क्योंकि अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर है ले ले, एक कोई भी विजिलेंस या पुलिस की तरफ से अधिकारी लेकर एक कमेटी गठित करेंगे, जो कमेटी इसके ऊपर आगे एक्शन लेने का काम करेगी। अभी स्टॉक की मूवमेंट क्या है, मतलब जैसे पिछले सालों में तो 44,800 के लगभग MT। अभी कितने मतलब हमारे पिछले की पेंडेंसी क्या आ रही है स्टॉक के मूवमेंट की? हमारे पास 2019-20 के बाद का स्टॉक लगभग नील है वीट का, क्योंकि 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में अनाज वितरण जो PDS का था उसको केंद्र की योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ के आसपास का अनुमान है, इतने रुपए की राशि का गरीब आदमी को कोविड के उसमें फ्री में देने का काम किया। तो उस दौरान हरियाणा, क्योंकि पंजाब बंद था, हरियाणा का स्टॉक लगभग मिल के बराबर। ये जो DC ने कोई रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट जो दी है उसमें कहा कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। देखिए, एक रिपोर्ट नहीं है, पहले विभाग की रिपोर्ट थी, उसको DC के पास भेजा गया, DC की रिपोर्ट है जिसके ऊपर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और इसलिए हमने सीनियर IAS अफसरों की कमेटियां गठित करी है कि इसको री इंक्वायर किया जाए। अगर उस समय गीला स्टॉक प्रोक्योर किया गया, खराब स्टॉक प्रोक्योर किया गया, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय के अधिकारियों की है, क्योंकि फीफो के माध्यम से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मटेरियल होना था, और फर्स्ट इन वाला मटेरियल 2022 के अंदर भी आउट नहीं हुआ। इस दौरान भी अगर लैप्सेज रहे हैं कि क्वालिटी चेक नहीं करेगी, जानबूझ के ओपन प्लिंथों में माल छोड़ा गया, तो उन लोगों को भी हम इसके अंदर एक बात, क्योंकि फूड सप्लाई के आप 3 साल से देख रहे हैं, हमारे पास जब वीट का प्रिक्वायरमेंट होता है पूरे गोदाम में नहीं जा पाते हैं, वो ऊपर में तो प्लिंथ में रखना ही, जितना प्लिंथ लेवल उसका रखते हैं आपका स्टॉक में, तो प्लिंथ लेवल की वजह से तो कुछ गड़बड़। इस साल कहीं भी ओपन प्लिंथ में फूड सप्लाईज हो, वेयर हाउसिंग हो या हैफेड, एक दाना इवन FCI का भी ओपन प्लिंथ में नहीं रहा, क्योंकि स्टॉक पिछले 2 सालों में इतना हमने मूव किया है सदर्न स्टेट्स को कि हमारे पास हमारे कवर्ड गोदाम्स भी खाली है। ये प्रोक्योरमेंट 2018-19, 19-20 की हुई है, जो कि अप्रैल महीने में, उस समय क्योंकि भंडारणों में, कवर्ड गोदामों में जगह नहीं थी, तो ये मटेरियल ओपन प्लिंथ में रखा गया। उस समय एक्सेसिव रेनफॉल भी हुआ है उन दिनों के अंदर, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉइस्चर रिलैक्सेशन भी दी। तो क्या मॉइस्चर रिलैक्सेशन और बारिश की वजह से मटेरियल हुआ, इसके ऊपर सारे के ऊपर इंक्वायरी करने के बाद ही मैं फैक्ट्स आपको शेयर करूंगा। बाजरा में कितनी खरीद क्या? लगभग जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दी थी 160 की, उतना हमने टारगेट लिया था। जो पिछला रिव्यू मैंने किया था उसके अंदर 85,000 MT हमने प्रोक्योर किया था, और आदेश दे दिए थे कि एडिशनल भी मंडियों से MSP के ऊपर किसान से प्रोक्योर किया जाए। साथ में लगभग 280 करोड़ रुपया हमने भावंतर भरपाई के अंदर, जो अगर 1900 आया तो उसको 450, और अगर वो 1950 के रेट पे आया तो उसको 400 रुपया किसान को भावंतर भरपाई को भी बाजरे का 280 करोड़ रुपया कुल हमने देने का काम किया। ये जो आप कहते हैं घोस्ट परचेज की या घोस्ट बिलिंग का कुछ पार्ट आया था, कुछ कह रहे करनाल वगैरह की,
अभी क्योंकि रिक्वायरमेंट तो लगभग खत्म हो गई आ रही होगी, कितना डाटा हमारे पास है? अभी कितना सारा डाटा आया नहीं है, मगर जुंडला के अंदर हमने इंस्पेक्शन रैंडम करवाई थी, वहां पर ये भी सामने आया था कि स्कूटर के नंबर पर भी प्रिक्योरमेंट दिखाई दी थी। उसके बाद मैंने आदेश दे दिए थे 22 के 22 डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो एक एक व्हीकल जो ट्रांसपोर्टर देता है उसका जो ई परिवहन हमारा पोर्टल है, वाहन जिसको हम बोलते हैं, उससे नंबर को गवर्नमेंट वेरीफाई कर रहा है। उस वेरिफिकेशन के अंदर 9 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है, 13 जिलों की रिपोर्ट को तुरंत अगले 2 दिन में हमने मंगाया है। उसके बाद हम इसको सिंक करेंगे कि कितने असलियत में ट्रकों में प्रिक्योरमेंट करेगी, लिफ्टिंग करेगी, मूवमेंट करेगी, और कितने ऐसे नौ जिलों में तो कोई नहीं मिला अभी। 9 जिलों का भी मेरे पास डाटा इन हैंड नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में हजारों ट्रक्स को आप नहीं मॉनिटर कर सकते। एक कोई पलवल का अगर कोई धान बनाने बेच सकता है? फार्मर को इस बार लिबर्टी थी मंडी सिलेक्ट करके अपनी बेच सकते। पिछले साल हमने रिस्ट्रिक्टिव किया था कि फार्मर उसी मंडी पे जाएगा जो उसको निर्धारित हो। इस साल वो अपनी मंडी को खुद सिलेक्ट करके जा सकता था, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा 59 लाख एमटी हमारा टारगेट था, 56 लाख एमटी हमारे पास आया था। हमारा बहुत सा धान फार्मर को टाइम ना मिलने की वजह से पंजाब में जाके मिला। वीट के अंदर भी ये रिस्ट्रिक्शन पंजाब को बेनिफिट देगी। इस साल हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी लो ना हो, हमने फार्मर को परमिशन दी थी कि वो अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे लैंड रजिस्टर कराए। लैंड रजिस्ट्रेशन के बाद मार्केटिंग बोर्ड के पोर्टल से वो सिंक हो, और उसके बाद मंडी सिलेक्शन के माध्यम से वो कहीं भी अपने जो उसको लगे, क्योंकि पलवल के अंदर आज के दिन प्रिक्योरमेंट बंद है, वो फार्मर वहां नहीं बेच सकता तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो उसको सूटेबल रखता है बेच सकता है। और पिछले दिनों हमने आदेश जारी कर दिए थे, लगभग 200 मंडियों में से हमने 150 के आसपास मंडियों को बंद कर दिया। आज स्पेशल आदेश दिया कि जिन मंडियों में भी स्टॉक आया है उसको तुरंत खरीद कर मंडियों को आज शाम 5 बजे से हम पूरी तौर 200 दूसरा जी 9 तारीख को उनको नेता आ रहे हैं। पार्टी का स्थापना दिवस है और पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। सर सीईटी का आपने जिक्र दिया, सर सीईटी में सबसे ज्यादा परेशानी हिसार के अंदर देखने के लिए मिली थी, काफी गैदरिंग भी हुई थी और परेशानी हुई थी, और बच्चों का ये कहना था कि बस तो फ्री दे दी लेकिन रात को 2 बजे चलेगी, 40 किलोमीटर दूर घर है, रात भर वो बच्चे सफर करके सब वो पहुंचे। मेरी इस बारे में चर्चा भी हुई सीएम साहब से भी, हमारे सेक्रेटरी जो बीएस ट्रांसपोर्ट है उनसे। वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी लोकल अथॉरिटीज में, पर तुरंत उसको हमने हैंडल किया। वो जो शेड्यूल बनाया गया वो लोकल लेवल पर हमने डायरेक्ट किया था कि आप भेजिए, और मुझे लगता है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की सभी टीम ने, सीएम साहब ने खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हो बड़ा अच्छा तरीके से इसको मैनेज किया, और सभी छात्र पेपर के लिए समय अनुसार पहुंचे, उसमें डिले नहीं। वो सर रात भर जागे हुए थे छात्र, मतलब बस में जाने की वजह से, और उनका मैं ये था उसके लिए खेद प्रकट कर सकता हूँ, क्षमा याचना कर सकता हूँ, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की वजह से गलती हुई। मुझे पता है हजारों बच्चे वहां बस स्टैंड पे समय पे आके हुए, और सिर्फ एक कंफ्यूजन की वजह से मैं तो उन सभी साथियों से क्षमा ही मांग सकता हूँ, और ये गलती से हमें फ्यूचर के लिए सीखने को मिलेगा। हम एडवांस में इसकी प्लानिंग करेंगे कि रात की बजाय दोपहर में ही बच्चों को नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचाएं। वो जिस अधिकारी ने सोचा, उसने ये सोचा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे समय अनुसार पहुंच जाए, पर उसने ये नहीं सोचा कि उसको पूरी रात जागना पड़े। क्योंकि आपसे यूथ वाले भी ज्यादा लोग लिखते रहते हैं, और सीईटी में 10 लाख के आसपास रजिस्टर किया था, 9 के आसपास हो गए। वो कह रहे हैं कि जो सीईटी है ये ग्रुप सी के लिए हुआ है, और ग्रुप सी के जो पद विज्ञापित होंगे उसमें उस पद का 4 गुना ही जो टॉप के लोग होंगे सीईटी के, उनको बुलाया जाएगा। आवेदन मतलब वही कर पाएंगे, बुलाएगा तो मतलब बात की बात है, उनको वो आवेदन वर्क कर पाएंगे। ये एक डिमांड उठ रही है लगातार, आपके साथ मिलो किसने की हो, ये डिमांड की हो, सोशल मीडिया में चल ही रहा है कि इसको जितने भी जो 50% और 40% सरकार ने निर्धारित किया पास होने का, इसको क्वालिफाइंग करेंगे, मतलब वो सारे के सारे आवेदन उसमें करेंगे। ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, हम तो सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन को, पब्लिक सर्विस कमीशन को हमारी जितनी वैकेंसी है उसका आवेदन भेजते हैं, और उस आवेदन के ऊपर वो किस क्राइटेरिया को, सीएटी एक बेंचमार्क है, अगर उस बेंचमार्क में आप क्वालिफाई होते, और क्वालिफाई होने के बाद फॉर एग्जांपल सी क्लास के अंदर आपके क्लर्क आते, आज पूरे हरियाणा के सभी 52 विभागों को
अगर हम उठाकर देखें, और वैकेंसी फॉर एग्जांपल ले लें कि 5000 क्लर्कों की वैकेंसी, तो उसके अंदर एचपीएससी का प्रेरोगेटिव है कि वो 20,000 को बुलाए, 25,000 को बुलाए, और वो कौन से होंगे, वो क्वालिफायर वो से। मैं आपको अपडेट करूँ, सी की जो पॉलिसी है सरकार ने बनाई है, मंजूर यहाँ से हुई है, वो पॉलिसी हमने एसएससी को भेजी है। उस पॉलिसी में लिखा है कि 4 गुना ही बनाने हैं, एचएससी से नहीं कर बनानी। उसके बाद जिसके आपका डिप्टी सीएम है, आपका मैं पॉइंट समझ गया। आप कह रहे हो कि क्वालिफिकेशन, हमें तो आज के दिन जो क्वालिटी थी वो तो टॉप परसेंटेज थी, हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, उसके अंदर हमने टॉप ले लिया। उस टॉप के अंदर भी हमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 20 जो 4 टाइम्स आप कह रहे हैं वो ले लिया। ये बेंचमार्क तो गेट्स का भी है। इंजीनियरिंग के लिए आज के दिन आपको आवेदन देना है तो आपका गेट स्कोर होता है, यही क्राइटेरिया नीट का भी है। अगर नीट में आप 700 ले आए, 600 ले आए, तभी तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। 200 को काउंसलिंग में बुलाकर आज के दिन कोई बेनिफिट नहीं है। और मुझे लगता है पिछले साल नीट का जो बेस स्कोर था एमबीबीएस एडमिशन का, प्राइवेट और पब्लिक, वो शायद 570-72 के आसपास रुक गया। कितने बच्चे इतने थे जो 572 से नीचे थे जो बीडीएस में गए, उसके बाद 400 से नीचे थे वो आगे ये आयुर्वेदिक में गए। तो ये तो बच्चों के भविष्य में है, दे कैन प्रिपेयर अगेन, दे कैन गिव सीईटी अगेन। प्रतिबंध तो नहीं है कि सीईटी आप एक बार दे सकते। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल इसके लिए बनाया गया। मैं आई स्टैंड करेक्टेड आपकी वजह से कि बिल्कुल स्टेट ने दिया, मगर एचपीएससी को दिया। अब एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन चूज करेगा कि हमें कितना लो, उस रूल के हिसाब से हमें टॉप 20 चाहिए 5 पोस्ट। सर एक कल सीएम साहब गीता जयंती को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुद्दा आया कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो सड़कें हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है सर, बाहर से भी लोग आएंगे, सड़कें अगर ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक का मैटर था, 2 बार कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चला गया था, जो गेट नंबर 3 से लेके पिपली गेट तक थी, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसके सिवाय कोई इंटरनल हुड्डा की रोड है, कोई सड़क आपके एचएसवीपी के साथ साथ म्युनिसिपल लिमिट्स की है, तो विभाग निरंतर कुरुक्षेत्र जो डेवलपमेंट बोर्ड है केडीबी वो करता रहता है। और भी कोई एडिशनल होगा तो 25 करोड़ हम सभी विधायकों को दे रहे हैं। मेरे पास कल संध्या तक 17 विधायकों की इसमें 25 करोड़ में आवेदन आ चुके। हमने 17 के 17 को अप्रूव कर दिया, 23 ऑलरेडी हमारे हेड ऑफिस में आ चुके हैं जो मैंने रिव्यू लिया है, उसको भी हम विद इन दिस वीक अप्रूव कर देंगे। बचे हुए के लिए हमने एमएलएस को रिक्वेस्ट कर दी है कि आप अपने आवेदन को तुरंत भिजवाने का। 25 करोड़ क्या है ये सड़कों के लिए दे रहे हैं 25 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें सड़क का एक्सपेंशन है, स्पेशल रिपेयर्स है, रीडेवलपमेंट। स्टेट में नई सड़कों का कितने किलोमीटर तक का निर्माण ये 5 अगर मैं 25 करोड़ का अनुमान लगाऊं तो 2250-90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 2250 करोड़ का तो इसी के अंदर काम है। उसके साथ साथ हमारे जो एडिशनल प्रोजेक्ट जैसे दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल 4 लेनिंग प्रोजेक्ट है, जो पहले 8 ही किलोमीटर हो पाया था, वो पूरा होगा। उसके लिए लगभग 180-90 करोड़ का एक स्पेशल हमने प्रोजेक्ट डाला है। उसी तरीके से 3 ऐसे छोटे रोड हैं, एक हमारा मेवात का रोड है, एक जो पीछे नितिन गडकरी जी आए जब हमारे सोना तावड़ू एमएलए ने और पटौदी एमएलए ने बात करी थी कि एक डिफेंस रोड है, उसको टेकअप किया। निरंतर ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जिसका 5 साल कंप्लीट होगा, नॉन सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है, उसको हम दोबारा टेकअप करके ये विधायकों से सर आवेदन करा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे स्टेट का काम नहीं है, मगर नेशनल हाईवे में मैं एक साझा कर देता हूँ। मैं गडकरी जी का आभारी हूँ, पीएम का आभारी हूँ कि दोनों ने भारतमाला 2 के अंदर हरियाणा को 3 बड़ी सौगात देने का काम किया है। पहली जो हमारा पानीपत से चौटाला नेशनल हाईवे है, जो 9 नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हरियाणा प्रदेश का है, उसका अप्रूवल आ गया। और वो अब जो ग्राफिक्स के अंदर इनकी D2 पोजीशन होती है उसके अंदर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि विद इन 3 to 6 मंथ उसका एक्विजिशन का काम हम शुरू कर लेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने आवेदन किया था हिसार से लेके और रेवाड़ी तक वाया तोसाम, बारडा, महेंद्रगढ़, इस प्रोजेक्ट को भी भारतमाला 2 में लास्ट कैबिनेट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्रूवल दे दिया है। और तीसरा एक बहुत बड़ा रिलीफ हरियाणा को होगा,
जो कि दिल्ली से अब हम पानीपत अम्बाड़ा आते हैं, और ये रोड हमने अब देखा है कि रैपिड कॉरिडोर के अंदर भी एक्सपैंड होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस पे है। इसको भी एक पैरेलल सड़क कैसे दी जाए उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। वो है दिल्ली के अक्षरधाम से शामली और शामली से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर अम्बाड़ा तक हम कनेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है जो सफर इस कॉरिडोर के बाद होगा वो दिल्ली चंडीगढ़ का सफर 2-2.5 घंटे पैरेलल में तीन इसी के पैरेलल पे यमुना के किनारे आधा और यमुना के किनारे शामली से लेके और अम्बाड़ा तक पूरा ग्रीनफील्ड एक्विजिशन से एक एक्सप्रेसवे बनाया। हुसैन जी, इतनी जो खरीद आपने कही कि टारगेट पूरा किया है, किसान जो मौसम की मार पड़े, कुछ सरकार बोनस वोनस का भी प्रावधान करने जा रही है, कुछ है सरकार की तरफ से कि किसानों को एमएसपी का 12,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में हमने भेज दिया है। आज की प्रोक्योरमेंट का हमारा अनुमान है अगले 2 दिन हरियाणा प्रदेश के 2020, 21, 21, 22 का जो क्रॉप डैमेज का था वो हमने मंगाकर ऑलरेडी पुश कर दिया है। वो दिसंबर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट पंचायत इलेक्शन का लग गया था। तुरंत इसके बाद हम उसको भी दिसंबर से पुश करने का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होती है उनके घर से। हाँ सारे नहीं, क्योंकि डीबीटी रेवेन्यू के अंदर अभी तक हम नहीं बना पाए थे क्योंकि फार्मर के अकाउंट लिंक्ड नहीं थे रेवेन्यू साइड से। इधर तो क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में मैं आपकी जमीन लेके भी एज ए लेसी उसको रजिस्टर कर सकता हूँ, क्योंकि गिरदावरी का ओनर को पैसा मिलता है उसके अंदर फिजिकली सबको तहसीलों के अंदर फार्मर्स को जाके अपने अकाउंट्स को लिंक कराना पड़ता है। ये एक पहला प्रोसेस है जिसको हमने शुरू किया कि अकाउंट लिंकेजेस शुरू होगी। जिन जिन के अकाउंट है उनको डीबीटी हो जाएगा, बचे हुए को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि वो आकर अपने अकाउंट को लिंक कराए। अभी तक जो मैंने डाटा लिया था पिछले वर्षों का भी कई 100 करोड़ रुपया है जो फार्मर आज तक क्लेम करने ही नहीं, वो तहसीलों में पड़ा है। उसके लिए भी मैं पोर्टल बना रहा हूँ कि अगली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो हम ट्रेजरी से पैसा वापस मंगाएंगे, क्योंकि वो नॉन क्लेमेंट फॉर है। 2-5 कई 100 करोड़ है। मैं डाटा आपके साथ अलग से हजार तो ऑन हैंड। लेकिन ये जो 25 करोड़ आप बता रहे हो ये सभी अकाउंट्स में जा रहे हैं या जो आवेदन करेंगे उनको डाल रहे हैं? सभी एमएलए की तरफ से डिमांड लोकल एक्सचेंज और एससी को दी गई। उस अपॉन वेरिफिकेशन उनको दिखाया गया है कि 25 करोड़ में आपकी प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 डिसाइड कर ली। प्रायोरिटी 1 में जो 25 करोड़ रुपए उनकी तरफ से आएंगे उसको हम पुश करेंगे। जैसे कल एक फाइल मेरे पास आई थी, वो 24 करोड़ 61 लाख की, तो 39 लाख बैलेंस है, तो हमने विधायक को समाचार भेज दिया भी 39 लाख भी अपने क्लेम कर। एक की 26 करोड़ आई थी उसका हमने माइनस कर दिया कि भी आप बता दीजिए कौन सी कम होगी। मगर 17 की फाइल्स अप्रूव हो चुकी है, लगभग 23-24 का जो मेरे को पता है हेडक्वार्टर लेवल पर आ चुकी है। बचे एमएलए को हमने समाचार भिजवा दिया है कि आप भी तुरंत अपनी फाइल्स को पुशअप कराइए। इनको हमने विधानसभा में कहा था या कहा इस साल की बजट अनाउंसमेंट थी कि 25 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी हम स्पेशल रिपेयर और डेवलपमेंट के लिए हर एमएलए को कमिट करें। किशन जी, एमबीबीएस के छात्र जो रोहतक में बॉन्ड को लेकर धरने पे बैठे हैं और चारों मेडिकल कॉलेजेस के छात्र वहाँ इकट्ठे होकर धरने के जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार की मेरे डॉक्टर शिवाज जो हमारे मेडिकल सेल के अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा है। कुछ कंफ्यूजन भी है और कुछ अमेंडमेंट की जरूरत भी है। आगे उनके साथ बैठ के चर्चा करके इसको भी रिजॉल्व। ये जो जीएसटी कंपनसेशन का कंपोनेंट आना वैसे confusion क्या है? उससे कोई फर्क पड़ा है रेवेन्यू का? 10,000 करोड़ नहीं, उसकी भरपाई कैसे हो रही है? उसकी भरपाई क्यों? जो हमारी ग्रोथ है 22%, वो उसको कवर अप इस साल करेंगे। अगले साल के लिए हमें और बेहतर करना है। और मैं आपके साथ शेयर कर लूं, उत्तर प्रदेश हमारे से आबादी में 5 गुना 6 गुना बड़ा प्रदेश है। अगर हम हरियाणा की माने तो 3 करोड़ के आसपास है, उत्तर प्रदेश 20 करोड़ के आसपास, 22 करोड़, उधर लगभग आप कंपेयर करो 7 गुना बड़ा प्रदेश है। उसके बावजूद भी जीएसटी का अगर मैं डाटा शेयर करूं कलेक्शन का और का, तो हमसे पर मंथ 500-600 करोड़ रुपए एक्सेस कलेक्ट करता है। उनकी कॉम्पनसेशन कितनी कम हुई है? जब 2017 में माननीय जेटली जी ने
ये कानून लाया तो जब अश्योर किया था कि 5 साल तक 14% एवरेज ग्रोथ में हम स्टेट को कॉम्पनसेट करें, जो कि सभी स्टेट्स की मांग थी कि और 3 साल बढ़ाया जाए कोविड को देखते हुए। उसके बावजूद भी जीएसटी काउंसिल ने उस कॉम्पनसेशन को, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ, नई मांग को माना और बंद कर दिया कि स्टेट अब आत्मनिर्भर हो, अपने आप डेवलप करें। आज खुशी है, उनका प्रेडिक्टेड ग्रोथ 14%, डिस्पाइट कोविड हरियाणा ने 23% इस वर्ष के अंदर ग्रोथ दिखाई है। और मेरा अनुमान है जो हमारा टारगेटेड इस साल का जो ग्रोथ थी उससे हम फालतू करेंगे, मगर हाँ जो 17 में 2022-23 की प्रोजेक्शन करी गई थी उससे शायद थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से 2-3 हजार करोड़ हम शॉर्ट फॉल में रहे, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे ऐसे प्रदेश भी है, पंजाब एक एग्जाम्पल है, जो शायद 30,000 करोड़ पीछे रहे, जो मेरा रिव्यू। इसमें जो MBBS वाले में आप कह रहे थे कि कंफ्यूजन क्या है और संशोधन क्या है? मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उसी बात कंफ्यूजन क्या है? बॉन्ड के लिए है, जो स्टेट की तरफ से उनको बॉन्ड दिए जाते हैं एजुकेशन के लिए और के लिए, उसकी रिकवरी के अंदर उनको हिस्सेदारी दी जा रही है स्टेट में नौकरी करने की। तो जो भी चीज है, क्योंकि डॉक्टर शिवाज की मैंने ड्यूटी लगाई है, मेडिकल सेल के हमारे अध्यक्ष, वो चर्चा करके इस पे मेरे को हरियाणा में हर साल हजारों क्विंटल जो है ना गोदामों में खराब हो जाता है। आप बहुत जल्दी आए हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ACS लेवल पे कमेटी बना दी है और वो कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद जो भी दोषी है, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट 18-19, 19-20 की है, उनको सजा देगा। एक विषय थोड़ा पॉलिटिकल साइड में जाते हैं, 2 विषय जेजेपी से संबंधित चर्चा में सोशल मीडिया पे ज्यादातर रहते हैं, अखबारों में भी। क्या जेजेपी के सभी MLA की नाराजगी की बात चल रही है? रामपाल चेयरमैनशिप चली गई है, रामपाल गौतम जी का तो सार्वजनिक है ही।